एक्सेसिव कूलिंग। पहला एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, इससे हम सल्फर सोल बनाते हैं। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट से सल्फर सोल कैसे बनाते हैं? सल्फर बेटा एसिड होता है ना, और ये बताओ पोलर होगा या नॉन पोलर? तो पानी में तो घुलता नहीं, लेकिन अगर इसे पानी में घोलना है तो हमने ये वाला मेथड ट्राई किया है। क्या करते हैं, एसिड को डिसॉल्व कर लेते हैं अल्कोहल में, क्योंकि अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, तो लेस पोलर होने की वजह से अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा। जब ये डिसॉल्व हो जाएगा, इसमें से ड्रॉप वाइज पानी में डालते जाओ सोल्यूशन। जैसे इसमें पानी में ड्रॉप वाइज सोल्यूशन डालोगे तो यहाँ ड्रॉप सल्फर वाला जाएगा अल्कोहल का, ऐसे ड्रॉपलेट हो गए पानी अल्कोहल के, क्योंकि अल्कोहल पानी में डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। अब यहाँ अल्कोहल का ड्रॉप होगा, उसके अंदर अंदर सल्फर रहेंगे, क्योंकि सल्फर वाटर में तो आना नहीं चाहता, तो सल्फर को कहाँ रहना पड़ेगा? अल्कोहल के अंदर। ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं अल्कोहल के हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ अल्कोहल, जिनमें क्या पड़ा है? कंटेनिंग सल्फर। क्योंकि अल्कोहल पानी में घुल जाता है, अल्कोहल को प्रॉब्लम नहीं आती, सल्फर अल्कोहल छोड़ना नहीं चाहता, तो फिर सल्फर के जितने भी पार्टिकल हैं वो एसोसिएट हो गए एक तरह के, उनको वनडरवाल फोर्स से नजदीक आना ही पड़ा, एसोसिएट हो गए, एक सोल बन गया मल्टी मॉलिक्यूलर सोल। तो ऐसे सल्फर का मल्टी मॉलिक्यूलर सोल हम बना सकते, ठीक है। तो सल्फर जो है वो पानी में नहीं जाता लेकिन अल्कोहल में जाता है। इससे हमने हेल्प ली कि सल्फर को अल्कोहल में डाल के फिर उसके ड्रॉप छोटे छोटे किसमें डाल दिए? पानी में, जिससे सल्फर पानी में प्रेजेंट रहेगा, मल्टी मॉलिक्यूलर सोल बनता है सल्फर। हो जाएगा बेटा, थ्योरी रीड कर लेना आप, बुकलेट में लिखा, एक लाइन ही है बस, इतना किया। तो इससे बनता है सल्फर सोल। सेकंड है बाय कंडेंसिंग वेपर्स, इससे हम मरकरी का सोल बना सकते हैं, क्योंकि मरकरी वॉलेटाइल है, आपको पता है रूम टेम्परेचर पे है तो मेटल लेकिन लिक्विड है। वॉलेटाइल होने की वजह से, जैसे हमने ब्रैडिक आर्क में पहले गोल्ड को वॉलेटाइल होने की वजह से वेपर बना दिए, एकदम से आइस में ठंडा कर दिया, और वेपर कंडेंस हो गए क्या बनते हैं? कोलाइडल। तो वैसा ही बनेगा, लेकिन गोल्ड को एकदम से ऐसे नहीं कर सकते थे, वो ब्रैडिक आर्क से करना पड़ता है। लेकिन मरकरी वॉलेटाइल है बेटा, या फिर सल्फर भी ले सकते हो, इवन सल्फर के क्रिस्टल ले लेते हैं हम, रोहम्बिक और मोनोक्लिन सल्फर के क्रिस्टल होते हैं। जैसे इन क्रिस्टल के आप वेपर बनाते हो, ये सीधे वॉलेटाइल होने की वजह से वेपर बनते हैं। वेपर को बाहर नहीं जाने देना, वेसल के अंदर ही कवर करके रखना है, और साइडों से कूलिंग कर रखी है, पूरी ठंडा कर रखा है। ठंडा होएंगे वेपर तो साथ के साथ क्या बन जाएंगे? कोलाइडल पार्टिकल बन जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले मरकरी को हीट करके वेपर बनाना है, हीट करो, इससे इसके वेपर बने, वेपर को पास करो, जिस भी सॉल्वेंट में से आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, मान लो सॉल्वेंट है हमारा पानी का, वाटर का सॉल्वेंट है, इसमें जैसे ही पास करोगे वेपर, इसे ठंडा किया हुआ है, साइडों से क्या लगाई हुई है? आइस, आइस लगा रखा है। जैसे ही वेपर यहां से बने, वेपर इसमें आए, वेपर ठंडे हो गए, ठंडे हो गए कंडेंस हो गए, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने। अब ये इतने छोटे ड्रॉपलेट हैं कि नीचे भी नहीं बैठ रहे, सस्पेंशन भी नहीं बन रहा, तो इन्हें पानी में रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ मरकरी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जो किसमें डिसॉल्व हो गए? पानी में डिसॉल्व हो गए, ठीक है। तो ऐसे हम कोलाइडल सोल्व, कंसंट्रेशन फिर से आपको बताइए, ऐसे केस में हमेशा कम रखते हैं ताकि जो सस्पेंशन ना बने। इसे हम यहाँ से बाहर निकालते रहेंगे तो यहाँ से हमारा मरकरी का सोल आ जाएगा। तो मरकरी सोल बनाते हैं, या फिर कोई ऐसा और भी एलिमेंट आप ले सकते हो जिसकी आपको केमिस्ट्री पता हो, आयोडीन है, वेपर बनते हों और वेपर जल्दी से कंडेंस होते हों, तो उनके सोल हम ऐसे तैयार कर सकते, ठीक है। तो यह है बाय कंडेंसिंग, समझ आ गया। वेपर बन जाए मेटल कोई ऐसा हो, अब गोल्ड में ले सकता था लेकिन गोल्ड के वेपर ऐसे नहीं बनते, ब्रैडिक आर्क से तो फिर भी बन जाते हैं लेकिन सिंपल नहीं बनते। लेकिन मरकरी तो है ही लिक्विड, इसके वेपर बनाने क्या है? इजी है। तो ऐसे कुछ मेटल के सोल बन। ये भी बताओ मल्टी मॉलिक्यूलर या मैक्रो मॉलिक्यूलर किस तरह का सोल होने वाला है? मल्टी। जब भी छोटे मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, इनके सोल्स हैं वो छोटे एटम्स हैं, वो हमेशा क्या बनेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर।
ठीक है। और थर्ड है बाय एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग से हम आइस का सोल बनाते हैं, आइस सोल इन क्लोरोफॉर्म। सेम पैटर्न है, आइस सोल इन क्लोरोफॉर्म। वाटर और क्लोरोफॉर्म सॉल्युबल नहीं है अभी आपस में, बताओ क्यों? वाटर पोलर है, क्लोरोफॉर्म कंपैरेटिवली नॉन पोलर है, जो लेस पोलर है बहुत ही ज्यादा। CCl4 तो बिल्कुल ही जीरो आया था म्यू, क्लोरोफॉर्म का भी म्यू ऑलमोस्ट जीरो के आसपास, मींस बहुत ज्यादा नहीं है पोलैरिटी। तो क्या होगा, पानी और ये डिसॉल्व तो नहीं होते, लेकिन सोचो ऑयल और पानी डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि पानी में कुछ ऑयल डाल के और इसे ऐसे शेक कर दूं अच्छी तरह, क्या थोड़े टाइम के लिए डिसॉल्व हो जाएंगे? फिर आप रखोगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सस्पेंशन बनने में। हमने वही चीज करनी है, हमने इसे अच्छी तरह शेक करना है, पानी थोड़ा सा डाल के कुछ ड्रॉपलेट्स क्लोरोफॉर्म में डाल के बीकर में अच्छी तरह शेक कर दिया, शेक करके उसे एकदम से ठंडा करने रख देना। हमारे पास कोई ऐसा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे रेफ्रिजरेटर से कहीं ज्यादा अच्छा है, वो एकदम से इंस्टेंट 0 डिग्री कर देगा। जैसे उसने एकदम से 0 डिग्री किया तो बीकर में यहाँ कहीं पानी के ड्रॉप से आपने शेक करके डिसॉल्व तो कर दिए, तो पानी के ड्रॉप जम गए, फ्रीज हो गए, क्योंकि थे तो ड्रॉपलेट्स ही छोटे, तो उनकी आइस बन गई, और वो आइस के जो पार्टिकल बनेंगे वो कोलाइडर रेंज में होंगे। क्योंकि जब भी ड्रॉपलेट की बात हो रही है, जब वेपर की बात हो रही है, ड्रॉप इमेजिन करो, वो जब छोटा पार्टिकल कभी भी बनेगा तो वो बड़ा ही बनेगा, कोलाइडल रेंज में ही आएगा, तो इससे कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है आइस, है ना। तो आइस क्लोरोफॉर्म एकदम कैसे करना है, वाटर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट मिक्स्ड विद क्लोरोफॉर्म लार्ज अमाउंट, अच्छी तरह शेक करो, मिक्स्ड बाय शेकिंग एंड इंस्टेंट कूलिंग एट 0 डिग्री, जिससे आइस के क्रिस्टल सोल बन जाएगा, कोलाइडल सोल बन जाएगा। वाटर जो है बीच बीच में वहीं जम जाता है, एक बार बीच में चला गया सोल बन के बाहर तो आ नहीं सकता, तो फिर इस तरह कोलाइडल सोल बन जाता है, हमारे पास तैयार हो, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा जो मुझे लगता है, एक आधा मल्टीपल का क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है, अभी इनमें से कौन सा बाय एक्सेसिव कूलिंग से बना था, तो नेम लिखे होंगे सल्फर सोल, बी मर्करी सोल, सी गोल्ड सोल, डी आइस इन क्लोरोफॉर्म। तो हम पहचान जाएंगे ना आइस इन क्लोरोफॉर्म कौन सा है, जो कंडेंसिंग वेपर से बना था, है ना। तो हमें जो ज्यादातर मुझे लगता है अगर पूछा जाएगा एक आधा क्वेश्चन, तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक कि हम पूरी कहानी सुनाएं, इसी तुम्हें मेन सा बता दिया कैसे होगा, ठीक है, कर लोगे बेटा। ये है, क्या होगा बेटा? एसिड, कौन सा एसिड? एसिड मल्टीमोलिकुलर होगा, एसिड इज मल्टीमोलिकुलर, P4 एसिड, चाहे तुम्हें ऐसे लग रहा है कि 8 जुड़ गए, लेकिन 8 जुड़ गए तब भी ट्रू सोल्यूशन ही है, वो छोटे पार्टिकल हैं, छोटे पार्टिकल होने की वजह से क्या होगा, मल्टीमोलिकुलर मीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट मैंने बताया 10,000 के आसपास है। जब स्टार्स लेते हो कितनी लंबी चेन है, मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं ऐसे होते हैं 10,000 20,000, है ना, वो मैक्रोमोलिकुलर में रखे हैं, हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा। इसमें दो तरह के मेथड हमने पढ़े हैं, एक है कंडेंसेशन और एक क्या है, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन फिर से चेक करना, मैकेनिकल डिस्पर्शन कोलाइडल मिल से, इलेक्ट्रिकल वाला ब्रैडी गार्क हो गया, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन मर्करी वाला हो गया, पेप्टाइजेशन मेन हो गया हमारा, जिसमें एब्जॉर्प्शन थ्योरी लिया हमने पूरी, और भी है कोई, ये 4 मेथड, ऐसी 4 वैसे केमिकल मेथड जो एनसीईआरटी में 4 ही दिए हैं हमें, ये दोनों तीनों एक्स्ट्रा लिखे हैं, सिर्फ कोई एक आधा प्रीवियस ईयर आया हुआ है इसलिए 3 मेथड लिखवा दिए, जिसमें 3 लिखे हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 जो रिएक्शनें हैं वो 4 रिएक्शनें लिखी हैं उसने, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डबल डीकंपोजिशन एंड हाइड्रोलिसिस, बस इतना लिखा, ठीक है। आगे कर रहे हैं, हमारे 2 टॉपिक्स हो गए, इसमें एक हो गया क्लासिफिकेशन, एक हो गया प्रेपरेशन, है ना, और थर्ड टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज, और चौथा टॉपिक बचेगा एप्लीकेशन।
प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल में कई प्रॉपर्टीज दी हुई हैं रैंडम, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी आज हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोआगुलेशन। दो प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हम चाहे बुकलेट में से भी रीड कर लेंगे कि कोआगुलेशन क्या होता है, और एक है प्रोटेक्शन। ये दो प्रॉपर्टी हैं जो हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, बाकी तो सिर्फ एक लाइन लिखवानी है बस, ऐसे हैं। जैसे एक टिंडल इफेक्ट शायद आपने पहले ही पढ़ रखा है ना, तो ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो हम पढ़ के हैं पहले से भी, क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेटेरोजेनस नेचर है ना, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है। दो इनमें से ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड जो हैं वो हमने पढ़नी है, कि कोआगुलेशन और एक है प्रोटेक्शन। क्या मीनिंग है, पहला टॉपिक ले रहे हैं, ये कोआगुलेशन का क्या मीनिंग है। मान के चलो ये हम एप्लीकेशन का बेस तैयार कर रहे हैं, इसकी जितनी भी एप्लीकेशन क्या है, हमारे पास जितने भी कोलाइडल सोल हैं वो दो तरह यूज होंगे। कई बार तो हमें कोलाइडल सोल ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए, लेकिन कई बार सोल से कुछ नहीं लेना, जो उसमें पार्टिकल्स है ना सिर्फ वो बड़े चाहिए। अगर हमें कोलाइडल सोल नहीं चाहिए, सिर्फ उसके पार्टिकल चाहिए जो उसमें घुले हुए हैं, वो पार्टिकल, तो अलग से प्रेसिपिटेट बना के अलग कर लें, तो उस फिनोमेना को तो कहते हैं कोआगुलेशन। कैसे करेंगे वो मेथड पढ़ेंगे, और यूज बहुत जगह है। जैसे सबसे सिंपल यूज घर पे आप करते हो, पनीर बनाना मिल्क से चीज बनाना क्या है, कोआगुलेशन। हमें मिल्क में पानी में इंटरेस्ट नहीं है, हमें उसमें जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे इकट्ठे करके क्या बनाना है, पनीर बना देना है। तो वो जो घर पे आप करते हो, दैट इज प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन, उसे मान के चलोगे कोआगुलेशन। तो कभी भी ऐसा कोई प्रोसेस माइंड में बिठाओ कि कोलाइडल सोल नहीं चाहिए, उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाए, सस्पेंशन हो जाए, पार्टिकल अलग कर लें, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोआगुलेशन। और यहाँ हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे पास मेथड। दूसरा, जैसे मैंने बताया अभी, कई बार हमें उल्टा है, पार्टिकल प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन फॉर्म में चाहिए। तो वहां हम उल्टा इसमें इंटरेस्टेड होंगे भी प्रेसिपिटेट बाहर ना निकले, अंदर ही रहे। अंदर रहे तो फिर उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ केमिस्ट्री लगाऊंगा, कुछ और केमिकल डालूंगा, जिससे मुझे लगता है कि कोलाइडल सोल और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और उसकी प्रेसिपिटेशन चाहे आप महीना रख लो, चाहे 2 महीने, चाहे साल, होएगी नहीं। वो कैसे करवाना है, उसमें केमिस्ट्री क्या लगेगी, उसे टॉपिक को नाम दिया प्रोटेक्शन। इट मीन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक जगह तो हमें खुद करनी है प्रेसिपिटेशन, एक जगह मुझे बचाना है, नहीं करने देनी। तो दोनों ही तरह केमिस्ट्री काम आती है। निकालना कैसे है प्रेसिपिटेशन, वो भी हमें बताना है, नहीं निकालना, बचाना कैसे, वो भी हमें बताना है। तो दो टॉपिक बन जाएंगे, एक है कोआगुलेशन और एक क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जैसे आपको बताया था, जितने भी कफ सिरप्स हैं, जितने भी बच्चों वाले सिरप आते हैं, वही मेडिसिन हमें तो डॉक्टर वैसे देता है, टैबलेट हम खा लेते हैं। लेकिन जो बच्चों के डॉक्टर हैं बेटा, उन्हें तो हमें पता है भी टैबलेट तो बच्चा नहीं खा पाएगा, तो उन्हें वही सिरप फॉर्म में देनी पड़ती है। अब पाउडर पानी में तो ऐसे घुलता नहीं कि घोल दें सिरप, है ना, तो उसका कोई मेथड लगा के ये वाले हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन बनाया जाता है कोलाइडल। फिर वो कोलाइडल सोल्यूशन, उस पर एक्सपायरी लिखी रहती है, उसे हमें प्रोटेक्ट करना है कि अगर कोलाइडल उसका बनेगा जो आपस में मिक्सअप नहीं होते, वो तो सस्पेंशन बन जाएगी, चलो आधे घंटे में नहीं घंटे में बन जाएगी। लेकिन मेडिसिन आ गई मार्केट में, 6-6 महीने तो चलती है। तो फिर वहां पे केमिस्ट की जरूरत पड़ती है, भी कैसे इन्हें प्रोटेक्ट करें, क्या ऐसा डाल दें कि आपका सस्पेंशन ना बने, और वो जो कफ सिरप है वो 6 महीने साल उसकी एक लिमिट बन जाए, इतना टाइम हम यूज कर पाए। तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेडिसिन में सेकंड टॉपिक आ रहे हैं। पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोआगुलेशन होता क्या है, क्या क्या मेथड्स हैं, और किस तरह के क्वेश्चन इसमें से हमें पूछे गए, है ना। कोआगुलेशन क्या हो गया, कोआगुलेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन किसकी, कोलाइडल सोल की। प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल, वो करके दिखाओ, उसे क्या कहेंगे, कोआगुलेशन। और उसमें क्या क्या मेथड्स इन्वॉल्व हैं वो हम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और डेफिनेशन लिख लो इसकी, कई बार वर्ड यूज होगा फ्लक्चुएशन। तो कोआगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन, एक और डिक्शनरी मीनिंग जैसे दो होते हैं, सिनोनिम है इसका। फ्लक्चुएशन
लेकिन हाँ केमिस्ट्री में छोटी छोटी चीज में कई बार डिफरेंस डाल देता है। तो कई बार वो कहता है भी क्या कोई फर्क भी है, तो फ्लक्चुएशन हमने रखा है कुछ ऐसे सिस्टम के लिए जब बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन करवानी है, बहुत बड़ी अमाउंट की नहीं करवानी। उसके लिए कई बार फ्लक्चुएशन यूज होता है, अदरवाइज दोनों यूज होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्चुएशन इज coagulation of small amount, coagulation of small amount of colloidal salt। अगर थोड़े अमाउंट की लें तो उसे क्या कहा जाता है, फ्लक्चुएशन। ठीक है, अदरवाइज दोनों ही है। मैं वर्ड कोगुलेशन बोलूंगा, मान के चलो बुक में कहीं फ्लक्चुएशन भी लिखा हो, सेम है। ठीक है, तो क्या क्या मेथड्स हैं कोगुलेशन के, कैसे कैसे हम करवा सकते हैं, ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है बाय एक्सेसिव कूलिंग, हीटिंग और चेंजिंग पीएच। पहला मेथड, उसने इसी को 2-3 बार लिखा होगा, एक एक्सेसिव कूलिंग, एक एक्सेसिव हीटिंग, है ना, एक ही बार में कर दिया हमने। इन सभी का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे बेटा मान के चलो इसमें हम मिल्क वाली एग्जांपल लेते हैं। सोचो मिल्क से चीज कैसे बनाते हो घर पे, नींबू डाल देते हैं, खट्टा डाल देते हैं ना, बॉयल करके एकदम खट्टा डाल दिया। क्या होता है एक्चुअली, आपने डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ा है कहीं? प्रोटीन बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रॉपर। वो सेंसिटिव इसलिए कह रहा हूं कि उसमें थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा हीट कर दें या ठंडा कर दें या पीएच चेंज कर दें तो अपना स्ट्रक्चर खराब कर लेता है, जिसे कहते हैं डीनेचुरेशन। ये वाला मेथड हम मिल्क में इसलिए यूज करते हैं, खासकर मिल्क इसका एग्जांपल आएगा। अच्छा, मिल्क में वैसे तो फैट ऑयल है और पानी है, दोनों का मिक्सचर है। लेकिन क्या आपको दोबारा से कह दें ये बना लो मिल्क ले जाओ, गलती से अलग हो गया पनीर बन जाएगा? हम नहीं मिक्स कर सकते। तो उसमें नेचुरल एक ऐसा स्टेबलाइजिंग एजेंट है, एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं केसिन। ये जो केसिन प्रोटीन है इसका सारा रोल है, ये वही वाला मीसेल्स वाला काम करता है। ये एक प्रोटीन है जिसका एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, एक क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट इसका पानी में रहता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट किस में रहता है, फैट में। ये उसके फैट और पानी को बाइंड करके रखता है, जिससे आपका मिल्क जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल है। ठीक है, मीसेल वाला काम ऐसा। अब मुझे पता भी कैसिन तो प्रोटीन है, और प्रोटीन को अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, पीएच चेंज कर दी, केमिकल डाल दिया, ये तो खराब हो जाएगा। अगर ये खराब हो जाएगा, मीसल ही खराब हो गया, तो क्या ऑयल और जो पानी जुड़े हुए हैं वो जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। तो हमारा कंसर्न यहाँ पे है कि पीएच चेंज कर दो, कोई नींबू डाल दो, फटकरी डाल दो, कुछ ऐसा डाल दो, या फिर एकदम ठंडा करके एकदम गर्म कर दो, है ना। दूध रख देते हो आप फ्रीजर में, गर्म करके बॉयल करके, उसके ऊपर ऊपर देखते हो कंसनट्रेट हो जाता है, सारा थिक हो जाता है, क्योंकि फैट ज्यादा क्या आ गया, ऊपर आ गया। वो भी तो कोगुलेशन ही हो रही है। उसे थोड़ा सा एकदम ठंडा गर्म कर दो तो हो सकता है कई बार ऐसी फट जाता है दूध, कई बार मिल्क डालने की जरूरत नहीं पड़ती, नींबू घर पे अपने फट गया, हम कहते हैं गर्मी में ना रखना, फ्रिज में रख दो। क्या होता है, गर्मी में फट जाता है। इसका मतलब सभी चीजों में एक ही चीज खराब हो रही है, केसिन। आप इसकी डीनेचुरेशन करवा रहे हो जिससे स्टेबलाइजिंग एजेंट खराब हो रहा है, और क्या हो रही है, कोगुलेशन। तो पहला मेथड हो गया, अभी हम करवा सकते हैं बाय एक्सेसिव कूलिंग, हीटिंग और चेंजिंग पीएच। कहाँ, इसका एग्जांपल क्या आएगा? इसका एक अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हो, मिल्क। मिल्क के केस में बहुत बार इससे चीज अपने आप ही बन जाएगा, बहुत बार हम बनाएंगे। रीजन, केसिन एक प्रोटीन है दैट एक्ट एज स्टेबलाइजिंग एजेंट। और अगर पीएच चेंज कर दें या एक्सेस हीट कर दें या एक्सेस कूल करने से मिल्क की कोगुलेशन होती है, तो रीजन एक ही समझ आता है भी कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट आपने खराब कर दिया। अब मिल्क की जगह कोई और होगा तो उसमें भी कुछ ऐसा फिनोमेना हो सकता है भी स्टेबलाइजिंग एजेंट हो, और अगर आप उसे खराब कर दोगे तो आपका कोगुलेशन होगा। ठीक है, कर लोगे बेटा? ये पहला। सेकंड मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बहुत ही अच्छा मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस।
हमें पीछे पेप्टाइजेशन पढ़ते हुए ब्रैडीकार्क पढ़ा, एक चीज समझ आ गई भी ज्यादातर सोल जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, उनके ऊपर चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सोल है, या फिर क्या है, नेगेटिव। जैसे कुछ एक मैंने आपके बुकलेट में लिखे हुए वहां से रीड कर लेना। जैसे बताओ हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड किस तरफ लिख दूं? हाँ, तो कुछ एक हमें जो याद हो गया ना इसमें, इट मीन जनरली कोई भी आर्सेनिक, इसकी जगह आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कोई भी बोल दे, सारे क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सल्फाइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड किसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। ठीक है, फिर AgCl प्रिपेयर किया पेप्टाइजेशन से, अगर AgCl में AgNO3 एक्सेस था तो पॉजिटिव, AgCl बाय एक्सेस AgNO3 तो पॉजिटिव, लेकिन वही AgCl बाय एक्सेस KCl तो नेगेटिव। तो इसके तो बहुत सारे केस आ जाएंगे, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव सोल में Sv2 ये वाला, AgCl बाय एक्सेस ऑफ KCl, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसे कई जगह हमें चार्ज मिलते हैं बेटा, जो कौन से सोल होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, बाकी आप उसमें से पढ़ना, अपने बुकलेट में लिखें। यहां हम एक सिंपल प्रोसेस समझा रहे हैं कि अगर हमें पता चल जाए ना चार्ज है इनके ऊपर, तो चार्ज वालों को तो हम वैसे ही प्रेसिड कर देंगे। एक मेथड है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? जनरल लैब में करना है तो एक ऐसा मेथड देते हैं कि यू शेप ट्यूब ले लो, यू शेप ट्यूब में एक साइड पॉजिटिव प्लेट लगा दो, एक साइड नेगेटिव प्लेट लगा दो। आप इलेक्ट्रोफोरेसिस देख सकते हो कैसे होगा। अगर इसमें सोल भर लिया मैंने, मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो आप थोड़े टाइम में देखोगे प्रेसिडेशन हो जाएगी। बता सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल पॉजिटिव है, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, वोल्टेज दूंगा, तो पॉजिटिव वाले पार्टिकल किधर जाएंगे, वे सारे नेगेटिव की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ इकट्ठे हो गए, चार्ज न्यूट्रल हो गया, चार्ज न्यूट्रल हो गया तो फिर ये कोगुलेट हो गए, जुड़ने लग गए, कोगुलेट हो गए, सारे हम अलग कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते दिखाई देते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। यूज हम ऐसे करते हैं कोगुलेशन करवाने। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस डेफिनेशन क्या लिख देंगे, कोई प्रोसेस है जिससे कोलाइडल पार्टिकल इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर मूव करते दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये हो गया इसका प्रोसेस डायग्राम बना के। अब अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ऐसे दिखा सकते हो। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आगे दो प्रोसेसेस आ जाती हैं, कई बार पूछा जाता है हमें कैटेफोरेसिस क्या है एंड एनेफोरेसिस क्या है। अब अगर मान लो कोलाइडल पार्टिकल कलर्ड हों भी, अगर कोलाइडल पार्टिकल आपके कलर हों, जैसे गोल्ड का सोल है तो गोल्ड का कलर तो आपको दिखेगा, है ना, येलो सा कलर दिख रहा है। अगर कोलाइडल पार्टिकल कलर है तो सोल्यूशन का कलर सिर्फ पार्टिकल की वजह से है, तो आपको अलग से दिखाई देगा भी एक साइड कलर इकट्ठा हो गया, दूसरी साइड है नहीं। वो जो कलर इकट्ठा हो गया वो किस साइड गया आपको क्लियर कट नजर आएगा भी, इस साइड जा रहा है या इस साइड, की कलर तो पहचान सकते हैं। इट मींस इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको दो फिनोमेना दिख सकते हैं। कई बार तो सारे के सारे पार्टिकल कैथोड पे इकट्ठे हो जाएंगे, कैटेफोरेसिस हो जाएगी, लेकिन कई बार कलर कहाँ दिखेगा, सिर्फ एनोड पे, तो फिर उससे कह देंगे एनेफोरेसिस। मींस मूवमेंट में आगे दो हैं, मूवमेंट टुवर्ड्स कैथोड है तो कैटेफोरेसिस,
मूवमेंट्स टुवर्ड्स एनोड है तो Na4 कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो मूवमेंट ऑफ सीपी, सीपी क्या है? कोलाइडल पार्टिकल्स, टुवर्ड्स कैथोड है तो कैटेफोरेसिस, टुवर्ड्स एनोड है तो और मुझे लगता है ये टॉपिक उसने नीट के लिए बना दिया आगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस डेफिनेशन रहेगी बोर्ड लेवल की। अब आपको क्वेश्चन आ गया, अभी बताना मैंने AgCl प्रिपेयर किया है बाय एडिंग एक्सेस KCl इन सिल्वर नाइट्रेट। आपको इसमें बताना है भी, अगर इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी कैटेफोरेसिस होएगी या एनेफोरेसिस। तो हमारा वही टॉपिक काम आ जाएगा दोबारा से, आपको पता चलेगा कि एड्सॉर्प्शन थ्योरी का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि वो लगता है 2 चैप्टर कैसे दे रखे हैं, तो तुम्हें क्वेश्चन ज्यादा एड्सॉर्प्शन थ्योरी के बेस पे मिलेंगे। एड्सॉर्प्शन वाला टॉपिक आ गया ना, पेप्टाइजेशन, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक जो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादातर उसी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए एड्सॉर्प्शन के साथ पढ़ाया जा रहा है। पहले चेक करो भी सोल कौन सा बना KCl एक्सेस है तो नेगेटिव बनेगा, इट मींस हमारा सोल ऐसा बनने वाला है कि इसके ऊपर आएगा KCl में से Cl तो फिक्स लेयर, K पॉजिटिव मोबाइल लेयर है ना, डबल लेयर बन गई। नेगेटिव सोल बना है, नेगेटिव सोल है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज किस पे है? एनोड पे, एनोड इज पॉजिटिव, एनोड इज पॉजिटिव, तो हम कहेंगे इसमें कौन सी होएगी, ठीक है। और क्लियर कर देते हैं, एनाइन मूव कर रहे हैं, चेक करो, एनाइन मूव कर रहे हैं तो Na4S, केटाइन मूव कर रहे हैं तो कैटेफोरेसिस। तो ऐसे आप याद करने के लिए भी कर सकते हो, केटाइंस विल मूव, इसमें एनाइंस विल मूव। तो आप सिर्फ इतना देख लो भी तुम्हारा पार्टिकल जो चार्ज्ड पार्टिकल है Cp, वो केटाइन है या एनाइन। अगर वो केटाइंस है तो कैटेफोरेसिस कह दो, अगर वो एनाइन है तो एनेफोरेसिस, ऐसे भी, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। अब इसकी एप्लीकेशन कोगुलेशन में कहां आती हैं हमें, एप्लीकेशंस इन कोगुलेशन समझते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस 2 तरह का, कैटे यानी ये इतना हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इन कोगुलेशन हमारे सिलेबस में कहां कहां दिया हुआ है हमें। पहला दिया हुआ है इन सीवेज डिस्पोजल, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं हमारे, उनमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सीवेज वाटर एक तरह का कोलाइडल पार्टिकल साथ साथ जा रहे हैं, सस्पेंशन तो चलो धीरे धीरे मिट्टी है नीचे बैठ जाएगी, लेकिन बीच में जो छोटे पार्टिकल घुल गए वो एंड तक बीच में चले जा रहे हैं। अब उसे वो यूजेबल कैसे बनाते हैं दोबारा से, यहाँ पे सीवेज वाटर की एंट्री है, वहां पे 2 तरह के प्लेट्स लगा रखे हैं जिन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लेट भी लगा रखी है और नेगेटिव प्लेट भी लगा रखी है, क्योंकि सीवेज वाटर में कोई एक तरह के पार्टिकल नहीं होने वाले, बहुत सारे हैं, तो हमने दोनों ही प्लेट्स लगा दी। अगर तो कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव वाले होंगे फिर तो वो नेगेटिव पे आगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, नेगेटिव वाले होंगे तो कहां जाएंगे, पॉजिटिव, है ना। इट मींस पहले तो एक फिल्टर की तरह जाली लगा देते हैं जो फिल्टर पेपर का काम करती है, जितने निकल जाने थे निकल गए, इसमें से पहले तो हमने फिल्टर कर दिए, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल रह गए छोटे वाले रह गए जो फिल्टर नहीं हो पा रहे, वो जो नहीं हो पा रहे थे फिल्टर, फिर उनको ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाला जाता है। एक साइड पॉजिटिव प्लेट्स हैं सारी, एक साइड क्या है, नेगेटिव प्लेट्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस से जितने भी इसमें कोलाइडल पार्टिकल थे वो यहीं नीचे गिरने लग जाएंगे, आगे नहीं जाते, तो आगे आपका जो प्योर वाटर है वो आगे जाएगा।
तो इस तरह काफी ज्यादा जो कोलाइडल पार्टिकल है वो इस प्रोसेस में हम निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, तो सीवेज डिस्पोजल में मेन रोल है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इसमें आप सीधा लिखोगे भी, वो प्रेसिपिटेट बनाए जाते हैं, कोगुलेट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉजिटिव वाले नेगेटिव पे इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव पे इकट्ठे हो जाएंगे। कर लोगे, लिख लोगे, इसे रीड कर लोगे, उसमें से एनसीईआरटी में दिया हुआ एप्लीकेशन में। ठीक है, ऐसे ही एक सेकंड और प्रोसेस है जहां यूज होता है, उसे कहा है इसने कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। यही वाली कोगुलेशन कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर भी करवाता है। ये यूज इसकी इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्रीज में कहीं जो स्मोक बाहर आ रहा है तो गवर्नमेंट ने स्पेशली उनको इंस्ट्रक्ट किया है भी तुम अपने जो चिमनी है तुम्हारी, यहां से स्मोक बाहर आएगा, वहां कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर इंस्टॉल करो। और वो क्यों इंस्टॉल करना है, रीजन क्या है, क्योंकि स्मोक में गैसेस तो चलो हम एयर में जाने से नहीं रोक सकते, रिसाइकल भी करवानी है, लेकिन एटलीस्ट जो डस्ट है, कार्बन का अनबर्न्ड पार्टिकल रह गया, उसे तो बाहर निकाल दें। और उसे बाहर निकालने के लिए हमें कोगुलेशन सबसे अच्छा लगता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना। हमने यहाँ पे जो उनका बाहर चिमनीज हैं, यहाँ से एग्जिट है, वहां फिर से प्लेट्स लगा रखी हैं ऑल्टरनेट। पॉजिटिव प्लेट भी है, नेगेटिव प्लेट भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और जैसे ही आप स्मोक इसमें एंटर करवाते हो, स्मोक में जितना भी अनबर्न्ड कार्बन होता है या डस्ट होती है या कोई और ऐसे पार्टिकल रह गए जो कोलाइडल फॉर्म में थे, एटलीस्ट वो जैसे इसमें से निकलेंगे, चार्ज होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस होने की वजह से वो नीचे गिरते जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे, सिर्फ जो गैसेस हैं वो बाहर जाती हैं। तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं मैक्सिमम चार्ज की वजह से स्टेबल हैं बेटा, क्योंकि लायोफिलिक तो चलो पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लायोफोबिक जो बने हैं वो अगर स्टेबल होते हैं तो ज्यादातर एक ही सोल्यूशन हो सकता है भी एक पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया हो, सोलवेंट पे क्या हो गया हो, नेगेटिव, तभी उनमें अट्रैक्शन होएगी, नहीं तो। ठीक है, हो जाएगा। तो ज्यादातर हमें देखा भी जो स्मोक है ये भी चार्ज पार्टिकल होंगे, जिसकी वजह से कार्बन अनबर्न चार्ज पार्टिकल जो हैं या कोई और हैं, इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि डस्ट भी है और भी है, जितने भी तरह के पार्टिकल हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कोई नेगेटिव, सारे ही हम तो निकाल देंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सिर्फ गैसेस बाहर जाने देते हैं, तो इस तरह पोल्यूशन पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड फॉर coagulation of smoke with help of electrophoresis। फिनोमेना क्या लेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प कर लोगे बेटा। तो दो इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको पीछे मिलेंगी, सीवेज डिस्पोजल एंड कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। दो मेथड हो गए, पहला मेथड था मिल्क वाला, है ना, सेकंड मेथड है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, कैटेफोरेसिस क्या है, एनेफोरेसिस क्या है, कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर क्या है, सीवेज डिस्पोजल में कैसे क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसे। ठीक है, थर्ड मेथड लिख रहे हैं। थर्ड मेथड इज म्यूचुअल कोगुलेशन। इसका मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन ही दे देता हूं, प्रीवियस ईयर कैसे आया म्यूचुअल कोगुलेशन का। आपको पूछा जा रहा है आर्सेनिक सल्फाइड सोल is mixed with ferric hydroxide salt, what will happen? क्या होगा, तो आंसर था कोगुलेशन हो जाएगी। ये कोगुलेशन कैसे हो रही है अभी, एक पॉजिटिव सोल है, एक क्या है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोफोरेसिस अपने आप ही हो जाएगी, पॉजिटिव वाले पार्टिकल किससे जुड़ जाएंगे, नेगेटिव से, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोबारा एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे तो प्रेसिड बन जाएंगे। हमने प्रेसिड होने से रोका कैसे था, इनकी नेचर तो है ये प्रेसिड बनाने की, हमने सभी के ऊपर सेम चार्ज डाल दिया था।
जब तक सबके ऊपर सेम चार्ज है हम कहते हैं वो रिपेल करते हैं तो प्रेसिपिटेशन नहीं होती, नो प्रेसिपिटेशन। अब मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी इसी को न्यूट्रलाइज किया है, इस प्रोसेस में भी इसी को न्यूट्रलाइज किया है, और जो आगे मेथड दूंगा वो भी सेम ही है कि हमें बस चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना है। चार्ज को न्यूट्रलाइज करने से दोबारा से जुड़ने लग जाएंगे, प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगी। ठीक है, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होने वाला है, कोगुलेशन। तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया था, इसमें अपने आप ही हो गया। तो ये रीजन था कि मैंने आपको लिखवाया है कि आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव सोल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा सोल है, पॉजिटिव। तो आपके बुकलेट में ऐसे लिखा हुआ एक टेबल सा बना के उसमें से लर्न कर लेना है कौन कौन से है ना, जिस दिन क्लास में हम आएंगे उस दिन अंडरलाइन करवा देंगे, हो जाएगा बेटा। और लास्ट मेथड है फोर्थ इज, अब ये दोनों तीनों से सिर्फ पहले वाला एक अलग कॉन्सेप्ट है कि हमने स्टेबलाइजिंग एजेंट को खराब किया है, पहले वाला एक अलग हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है। बाकियों में एक ही कॉन्सेप्ट पे हम लगे हुए हैं कि चार्ज किसी तरह खत्म कर दो, और चार्ज खत्म करने के लिए हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस लिया, चार्ज खत्म करने के लिए म्यूचुअल लिया, और इसी से फिर एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही बना दिया भी चार्ज खत्म करना है। चार्ज खत्म करना है तो फोर्थ मेथड एक अलग है कि आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। इलेक्ट्रोलाइट में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस ही हैं। अगर आपका पार्टिकल पॉजिटिव हुआ तो मेरे इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव वाला आयन उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, जुड़ जाएगा उसके साथ। अगर आपके पार्टिकल पॉजिटिव हुए तो नेगेटिव वाला आ जाएगा, नेगेटिव हुए तो पॉजिटिव वाला। तो फोर्थ एक इनसे हमने इंस्पिरेशन लेके कॉन्सेप्ट ही ऐसा बना दिया, अभी सभी में एक ही चीज तो हो रही है। तो लैब में करने के लिए हमने चौथा मेथड अलग बना दिया, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोगुलेशन हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं सारा। कैसे होगा, अगर मान लो AgCl का पॉजिटिव सोल है, Ag पॉजिटिव लगा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है इसलिए स्टेबल है, लेकिन मैंने क्या डालना है, ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डालना है। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो NaCl तो इसमें से Cl वाला हिस्सा यहां जुड़ने लग जाएगा, क्योंकि Ag की टेंडेंसी होगी पॉजिटिव की किसको खींच ले, नेगेटिव को। अगर ये AgCl बन गया तो ये तो ऐसे हो गया कि ऊपर एक और लेयर बन गई, क्या इस पे कोई चार्ज रह गया पॉजिटिव नेगेटिव? दूसरा AgCl भी सेम ही हो गया, उस पे भी कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। आपने बाहर से आयन कौन सा डाल दिया, नेगेटिव। क्लोरीन इसके साथ जुड़ गए, अगर क्लोरीन जुड़ गए क्या चार्ज रहेगा, चार्ज नहीं रहा। अगर चार्ज नहीं रहा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो फिर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाती थी, म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाती थी। इससे किसी ने दिमाग लगाया भी ये हो तो एक ही चीज रही है, चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, और चार्ज न्यूट्रलाइज कॉन्सेप्ट ही बन गया, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दो उससे चार्ज क्या होता जाएगा, न्यूट्रलाइज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। ये कोगुलेशन का बेस्ट मेथड है, इसमें हम 90% इसी से करेंगे। ठीक है, अब इस पे फिर थोड़ी और रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च कैसे की, हमें पता चला भी इलेक्ट्रोलाइट में आगे इलेक्ट्रोलाइट पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सिर्फ एक आयन हिस्सा, एक हिस्सा इंपॉर्टेंट है। अगर तो पॉजिटिव की न्यूट्रलाइजेशन है फिर तो नेगेटिव वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो कौन सा हिस्सा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव। नेगेटिव को करना है तो पॉजिटिव, एक ही हिस्सा इंपॉर्टेंट है। उस आयन को क्या कह दिया, इफेक्टिव आयन। फिर हमने ये रिसर्च स्टार्ट की भी कौन सा ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है। मैं इसमें NaCl भी डाल सकता हूं, मेरे पास लिस्ट है, NaCl, MgCl, 2AlCl3 अलग अलग आयन है ना। तो मैंने पता किया भी Na की तो कोई इंपॉर्टेंस ही है नहीं, जब मैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा हूं इंपॉर्टेंस किसकी है, इट मींस वो आयन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोगुलेशन, उस आयन को क्या कह देंगे, इफेक्टिव आयन। ठीक है, तो अब इफेक्टिव आयन पे रिसर्च कर रहे हैं। सोचो जरा, अगर मैं कोगुलेशन फास्ट अप करना चाहता हूं, जल्दी करना चाहता हूं, तो इफेक्टिव आयन पे चार्ज ज्यादा ले लें। जितना ज्यादा चार्ज होगा, एक नेगेटिव है तो भी एक मोल को खींचेगा। लेकिन अगर मैं इस पे Cl की जगह
कोई 2 नेगेटिव वाला ले लेता चार्ज, सल्फेट ले लेता, सल्फेट, तो सल्फेट पे 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव तो और ज्यादा अच्छी तरह चार्ज न्यूट्रलाइज करता, कोगुलेशन क्या हो जाती, फास्ट हो जाती। फिर अगर मैं फॉस्फेट ले लेता 3 नेगेटिव वाला तो और भी फास्ट। तो फिर हमने थोड़ी सी और सर्च की तो हमें केमिस्ट्री समझ आई भी इफेक्टिव आयन पे फोकस करो, इनकी एक कोगुलेटिंग पावर है, हमेशा कोगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा है, कोगुलेशन करवाने की जो शक्ति है वो किसमें ज्यादा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इफेक्टिव आयन, चार्ज ऑन इफेक्टिव आयन। कौन सा बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट अगर ये पूछा जाता है तो बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट हम ऐसे ढूंढेंगे कि जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, जब वैलेंसी ज्यादा है। लेकिन कौन से आयन की, इफेक्टिव आयन की, वो हमारे लिए बढ़िया हो। ठीक है, अब ये जो रिसर्च करके दिया है उसके नेम पे इसे एक रूल बनाया गया है, इसे कहा जाता है हार्डी-शेल्स रूल। जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे वर्क किया उनके नेम पे इसे एक रूल बना दिया है, सिंपल बात ही है, हार्डी-शेल्स रूल, कि जितना इफेक्टिव आयन पे चार्ज ज्यादा उतना वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, बढ़िया होगा, उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगा। अब हमारी केमिस्ट्री का टॉपिक ये बनेगा, इतना हिस्सा हार्डी-शेल्स रूल, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट अलग अलग चेंज होते गए। हमें देखना है भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। बताओ अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो पॉजिटिव वाला है तो उसके लिए आयन कौन सा देखेंगे, नेगेटिव। तो आपको कैटाइन नहीं देखने, सिर्फ अनायन का नेगेटिव देखना है, जिसका नेगेटिव ज्यादा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो इसमें से हमने ये ढूंढा भी बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेशन that is having maximum power, वो कौन सा होगा, for AgCl prepared by using excess KCl, NaCl, MgCl2, सोडियम सल्फेट या पोटाशियम फॉस्फेट। तो देखो फिर से पेप्टाइजेशन से एडजॉर्प्शन से आ गया सारा टॉपिक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ाने का एडजॉर्प्शन के साथ मुझे लगता है फायदा यही है कि सारा टॉपिक मिसेल से स्टार्ट किया हमने, मिसेलिएशन भी एडजॉर्प्शन था, उसके बाद प्रेपरेशन मेथड में भी ज्यादातर साइडों पे पेप्टाइजेशन वाले चार्ज ही आए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी से लिंक इलेक्ट्रोफोरेसिस बन गया, उसी से लिंक कोगुलेशन बन गया, जितने प्रीवियस ईयर आए हैं तुम्हारे इसी पार्ट में। तो हमने पहले तो ये देखना है भी सोल कौन सा बना, पॉजिटिव बना या नेगेटिव, कौन बताएगा। तो हमने यहाँ देखा भी एक्सेस क्या है, KCl, तो हमने यहाँ से आइडिया लगाया भी Cl डिपॉजिट हुए हैं तो सोल कौन सा है, नेगेटिव। और नेगेटिव सोल के लिए फिर इफेक्टिव आयन कौन सा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज देखना है हमने, Cl सल्फेट तो देखने नहीं, हमने देखा Na है, Mg है, फिर से Na है, फिर से K, बताओ कौन सा बेस्ट है, Mg। तो हमारी केमिस्ट्री का टॉपिक ये बन जाएगा ना, जो हमें आता है। केमिस्ट्री तो यही है ना कि Al Mg बीच में एटम्स आ गए तो हमारा ज्यादा ध्यान इस पे आ जाएगा। अच्छा 2 है या 3 है मैटर नहीं करता, क्योंकि क्या होगा कि एक आयन यहाँ इकट्ठा यहाँ खड़ा हो जाएगा, मान लो Mg खड़ा हो गया, Mg पॉजिटिव को देख के AgCl के प्रेसिएट उसकी तरफ खींचेंगे, इधर से 2 आ रहे हैं, इधर से 2 आ रहे हैं, उन्हें 2 पॉजिटिव दिख रहा है, उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, वो सारे खिंच जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो सस्पेंशन बन जाएगी, सस्पेंशन बनेगी तो नीचे बैठ जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब एक तो यहाँ 1 पॉजिटिव खड़ा है, एक यहाँ 2 पॉजिटिव खड़ा है, एक यहाँ 3 पॉजिटिव खड़ा है। 3 पॉजिटिव तो ज्यादा, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही सर्कल बड़ा, उतना सस्पेंशन हैवी हो गया, पार्टिकल जल्दी नीचे बैठेगा। तो जितनी ज्यादा चार्ज होएगी एक आयन पे, एक आयन पे, 2 आयन तो अलग अलग हो गए ना, 2 3 मैटर नहीं करते, एक आयन बीच में खड़ा होना है, उसने सारों को अपनी तरफ खींचने लगे आना है, उतना ही सस्पेंशन जल्दी से बड़ा हैवी होके क्या हो जाएगा, नीचे बैठ करोगे। तो ये सारा टॉपिक वहां से रिलेट हो गया कि पहले आप देखोगे सोल कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर ढूंढोगे कि इफेक्टिव आयन कौन सा है, उसके बेस पर। क्लियर है बेटा। और लास्ट एक और इसी में वर्ड आता है, कोगुलेशन वैल्यू।
हार्डी शेल्स ने हमें इसका प्रूफ भी दिया, वो कहता मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। पावर ज्यादा है, देखो कैसे पता चलेगा। मेरे पास ये सोल है, मैंने 1 लीटर ले लिया, मुझे तुम कहते हो भी सर MgCl2 बढ़िया है, तो तुम प्रूव, मैं कहूंगा प्रूव करके दो कैसे बढ़िया है। तो तुम क्या करने वाले हो, 1 लीटर सोल ले लो, 1 लीटर में मिलीमोल्स या मोल्स एक बार NaCl के डाल दो, जब तक ये पूरा नीचे नहीं बैठ जाता NaCl डालते रहो, कितने मोल लग गए लिख लो, x मोल लग गए। फिर दोबारा 1 लीटर लिया सेम सोल, अब उसमें तुम क्या डालने लगोगे, MgCl2 के मोल डालने लगे, डालते गए, जब सारा नीचे बैठ गया, एसिड बन गई, तो मैंने लिख लिए भी मेरा y मोल्स डल गए, y मोल्स डल गए। तो जब मैंने x और y को कंपेयर किया तो किसके कम लगे होंगे, y कम होंगे, क्योंकि MgCl2 ज्यादा बढ़िया था, तो फिर y कम लगे हैं। तो इससे हमें पता चल गया भी ये जो कहानी वो सुना रहा है हमें वो सही है। तो उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया है, वो कहता जिसकी पावर ज्यादा है वो तुम्हारे कम से कम डलेंगे, उसकी कोगुलेशन वैल्यू क्या होगी, थोड़ी होगी। तो एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं उल्टा हो जाएगा ना, पावर ज्यादा थोड़ा लगेगा, MgCl2 कम लगा है प्रेशर करवाने में। अगर कोई और केमिस्ट्री जिसको आती होगी वो MgCl2 छोड़ के AlCl3 उठा लेगा, उसे पता है तो और भी कम लगेगा। Al के 3 पॉजिटिव है ना, तो वो तो और भी थोड़ा सा डलेगा। तो जितनी पावर ज्यादा होएगी उतना ही तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया भी जो भी चीज हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं ना, हमारी थ्योरी का प्रूफ आ गया। है क्या कोगुलेशन वैल्यू, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिनिमम कर लो, minimum amount of electrolyte to bring coagulation of 1 लीटर सोल, पूरे के पूरे 1 लीटर की कोगुलेशन करवाओ। और ये मेजर होता है, यूनिट्स हैं इसके, ग्राम में नहीं करते, क्योंकि केमिस्ट्री आ रही है तो मोल्स आएंगे। तो ये सही हो गया, मिलीमोल्स पर लीटर। किसके मिलीमोल ज्यादा लगे है ना, क्योंकि केमिस्ट्री मोल से हिसाब से चलेगी भी 1 मोल कितने को करेगा, वेट तो के का वैसे ही ज्यादा Na से, दोनों की वैलेंसी वन है, तो मिलीमोल्स पर लीटर में मेजर हो। कर लोगे बेटा। और मेन रिलेशन क्या होगा, अब यहाँ ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन सारे ऐसे हैं इसमें, लेकिन यहाँ ध्यान से पढ़ना है भी। यहाँ मैंने पूछा था बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट मींस, आपने देखा पावर ज्यादा, लेकिन अगर मैं पूछता कोगुलेशन वैल्यू तो उल्टा हो जाता। तो कोगुलेशन वैल्यू और पावर इनवर्सली है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भी, आपको मैक्सिमम कोगुलेशन पावर पूछी है या मैक्सिमम कोगुलेशन वैल्यू पूछी है, क्या पूछा। अगर मैक्सिमम कोगुलेशन पावर पूछी है फिर तो हार्डी-शेल्स रूल हो गया, लेकिन अगर ये पूछा भी किसमें मैक्सिमम कोगुलेशन वैल्यू आएगी तो उल्टा कर देना, जिसकी पावर कम है उसकी वैल्यू क्या होगी। करोगे बेटा, फिर से देख लो, कोगुलेशन का टॉपिक समझ आ गया। 4 मेथड पढ़े हैं हमने। पहला केसिंग खराब किया है मिल्क वाला, एक्सेसिव बॉइलिंग हीटिंग कैसे भी कर दो, बाकी तीनों में एक ही है कि चार्ज उनका न्यूट्रल करते जाओ। चार्ज न्यूट्रल में इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया, कोट्रल प्रेसिपिटेट एंड डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल। फिर हमने एक म्यूचुअल कोगुलेशन से किया, दोनों को मिला दो। लेकिन म्यूचुअल कोगुलेशन पर्टिकुलरली कोई किसी की एप्लीकेशन नहीं बना सकते, हमें नहीं पता किनको मिलाना है क्या होगा, है ना। फिर लास्ट एक बढ़िया एप्लीकेशन है भी, किसी की भी कोगुलेशन करवानी है हम काउंट करके भी डाल सकते हैं भी, इतना डालो ये बढ़िया है, ये कम अच्छा है, इससे ज्यादा करवा हो जाएगा बेटा। इतना पढ़ के आओ, आगे हम कल कंटिन्यू। कोई डाउट पूछना बेटा ऑनलाइन में। हाँ बेटा संडे फुल टेस्ट होगा। चलिए बाहर खड़ा हो जाएगा, अरे बाद में करना काम। मैम इसको आपने इस पे लगा रखा है, आप करो ये काम अपना, इससे नहीं करवाओ।